So hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we will going to discuss our first lecture series that is on CUSAT 2020-19 paper that is for the environmental science stream. ठीक है, तो हम पार्ट ए आज पढ़ने वाले हैं environmental science का 2019 का पेपर का. ठीक है, तो क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक है, शायद 15th को है एग्जाम्स, अभी आपका 3 दिन ही बचा हुआ है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है, so the first question that we are seeing here, it is asking which of the following options is the closest in the meaning to the word underline in the sentence below. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें वो बोला है कि कौन सा सबसे पास वाला वर्ड जो है वो आप पकड़ के इसका आंसर करिए. तो इसमें उसने दिया है कि इन ए डेमोक्रेसी एवरीबॉडी हैज द फ्रीडम टू डिसएग्री विद द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपने यहाँ पे पढ़ा कि डेमोक्रेसी में सभी का राइट्स होता है कि वो गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ डिसएग्रीमेंट करे. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन वन का जो ऑप्शन है आप देख सकते हो, इसमें पहला जो वर्ड दिया है डेट इज DISSENT डिसेंट. तो उसमें क्या बोल रहा है कि होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस एट ए वेरिएंस विद द कॉमन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मतभेद. मतभेद का मीनिंग क्या है कि आपको अगर कोई भी ओपिनियन कोई दे रहा है तो उससे आप डिसएग्री होना. ठीक है, तो वो एक तरीके का मतभेद ही होता है. तो इसका आंसर जो था वो ऑब्वियसली डिसेंट था, बट दूसरे ऑप्शन से अगर हम चेक करें तो इसमें ये दे रखा है कि DESCENT डिसेंट. तो इसका मतलब है कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, दैट इज एक्ट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड्स और ड्रॉपिंग और फॉलिंग. तो ये नीचे गिर रहा है. ठीक है, फिर आता है तीसरा वर्ड दैट इज DECENT. ठीक है, इसका मतलब होता है कि कॉन्फर्मिंग विद द जनरल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, मतलब सभ्य, मतलब जो बोला जाए तो सिविलाइज्ड. ठीक है, एक तरीके से. तो इसका मतलब डिसेंट, ये दूसरा वर्ड है जिसका मीनिंग डिसेंट होता है. ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि तीन वर्ड जो हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन डिसेंट है बट उनके मीनिंग अलग अलग हैं. फिर अगर बात करें इसमें डेकाडेंट भी है. डेकाडेंट का मीनिंग होता है कि कैरेक्टराइज्ड बाई और रिफ्लेक्टिंग ए स्टेट ऑफ मोरल और कल्चरल डिक्लाइन. ठीक है, तो पार्ट ए में बेसिकली आप पढ़ोगे क्या. ठीक है, पार्ट ए में बेसिकली आप पढ़ोगे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश. ठीक है, थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चंस भी आएगा, प्लस मैथ्स आएगा. सीयू सेट का जो पेपर है उसमें ये तीनों कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इन तरीके के क्वेश्चंस जरूर आते हैं. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें उसने दिया था कि आफ्टर द डिस्कशन टॉम सेड मी टू प्लीज रिवर्ट, ही एक्सपेक्ट्स मी टू. तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसमें जो वर्ड है प्लीज रिवर्ट, इस पे फोकस किया गया है. तो आप तक जब तक आपको रिवर्ट का मीनिंग पता नहीं होगा यू विल नॉट आंसर इट वेरी इजीली. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ रिवर्ट क्या होता है कि टू गेट बैक टू समवन. ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो था दैट वाज गेट बैक टू हिम. ठीक है, रिट्रीट नहीं होगा, रिट्रीट मतलब पीछे आना, रिट्रैक्ट मतलब फिर पीछे ले आना. ठीक है, बट गेटिंग बैक टू हिम मीनिंग ही रिवर्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है. तो यहाँ पे आपका आंसर रिवर्ट था. ओके, सो ये वाला तीन क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. So in the next question they are asking that the teacher ordered the students not to make a noise. होगा obviously, and noise होगा नहीं, द लगेगा नहीं, नो आर्टिकल तो ऐसा हो ही नहीं सकता है. ठीक है, बहुत इजी था. पांचवा नंबर क्वेश्चन वो पूछ रहा है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड ऑसिलेट. ऑसिलेटेट. ठीक है, ऑसिलेट. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है पास पास का जो वर्ड ढूंढना है हमको ऑसिलेट का सिनोनिम. तो हम अगर चलेंगे तो सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है हमारे पास प्रीवेरिकेट. प्रीवेरिकेट का मीनिंग होता है कि टेंडिंग टू अवॉइड गिविंग कमिटमेंट. ठीक है, और सेल्फ रिवेलिएशन. ठीक है, तो प्रीवेरिकेट का मीनिंग होता है कि टेंडिंग टू कमिटमेंट देने से अवॉइड करना. ठीक है, वैसिलेट का मीनिंग क्या होता है कि वेवर बिटवीन द डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस और बिकम इनडिसाइसिव, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो इधर उधर टटोल रहा है. ठीक है, तो वैसिलेट का मीनिंग ही हमारा ऑसिलेट का एक्चुअल मीनिंग होगा, क्योंकि वो ऑसिलेट भी जो होता है उसमें भी हम इधर उधर टिल्ट करते हैं. ठीक है, थर्ड ऑप्शन आता है तुम्हारा नेगोशिएट. नेगोशिएट क्या बोलता है, ऑब्टेन और फाइंड अ वे ओवर अ डिस्कशन. ठीक है,
फिर चौथा वर्ड आता है तुम्हारा एलिमिनेट। एलिमिनेट का मीनिंग तो गेट ऑफ रीड होता है, ठीक है। तो नेगोशिएट एंड एलिमिनेट का मीनिंग आपको पता था, बट प्री वेरिकेट का मीनिंग आपको पता नहीं था। तो प्री वेरिकेट का मीनिंग जब तक आपको पता नहीं होगा, यू कैन नॉट आंसर इट वेरी क्विकली, बट यू कैन रिलेट कि ऑसिलेट होगा तो वैसिलेट एक तरीके से आंसर होगा। तो आप एग्जाम में जब भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो आप उस तरीके के वर्ड ही देखोगे जो इससे थोड़ा सा कोरिलेट बना रहे होंगे, ठीक है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो इसमें बोलता है कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर द रिनाउंस, ठीक है। तो रिनाउंस का मीनिंग क्या होता है कि फॉर्मली डिक्लेयर वंस अबैंडनमेंट और क्लेम और राइट और पोजीशन, ठीक है। तो त्याग करना, ये एक तरीके से रिनाउंस का मीनिंग हिंदी में अगर बोला जाए तो यहाँ पे भी त्याग कर रहा है, अबैंडनमेंट कर रहा है, मतलब अपने से दूर कर रहा है, त्याग कर रहा है, ठीक है। तो पहला ही वर्ड जो रिक्लिनिस है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि वॉलंटरी सीज टू कीप और काम और गिव अप, ठीक है। अपने आप को चुप रख के किसी चीज को त्याग देना, उसको भी हम रिलिंक्विश बोलते हैं। तो रिलिंक्विश का मीनिंग भी त्याग होता है। तो पहला आंसर ही इसका आंसर था। फॉरगिव, पनिश एंड एक्सेप्ट यू नो दोज थिंग्स। फॉरगिव का मीनिंग होता है कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रखना, एंग्री नहीं होना, विश टू पनिश से दूर रहना, पनिशमेंट का मतलब तो दंड होता है, एंड एक्सेप्ट का मीनिंग तो रिसीव होता है, ठीक है। इतना तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो था दैट वाज रिलिंक्विश, ठीक है। Next thing we will seeing here, that is they are telling that select the most suitable antonym for the word mitigate, ठीक है। मिटिगेट का एंटोनिम की बात किया तो मिटिगेट का मीनिंग होता है कि मेक समथिंग लेस सीवियर। देख कोई भी डिजीज होता है तो उसको हम मेडिसिन देकर उसको लेस सीवियर बनाते हैं, या डोज देकर उसको लेस सीवियर बनाते हैं, या उसका कोई रेमेडी बता के उसको लेस सीवियर बनाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो बोला है उसमें क्या बोला है उसने, सूथ। तो सूथ बोला है तो वो क्या होगा, जेंटल, कैम और रिड्यूस पेन। तो ये मिटिगेट का सिनोनिम हुआ, एंटोनिम नहीं हुआ, ठीक है। तो पहला आंसर तो होगा नहीं। दूसरा है एबेट। एगेट मतलब क्या है कि मेक समथिंग लेस इंटेंस। तो यहाँ पे भी वो क्या बोल रहा है कि लेस बना रहा है, इंटेंस को लेस कर रहा है, ठीक है। फिर एजुजैज होता है तो एजुजैज का मीनिंग क्या होता है, मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस इंटेंस, ठीक है। कोई भी खराब चीज को उसको लेस इंटेंस करना, ठीक है, उसकी खराब वाली जो फीलिंग है उसको कम करना। तो ये भी उसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो एक तरीके से मिटिगेट के क्या है, सिनोनिम्स हैं। बट एग्रावेट की बात करें तो वो कोई भी चीज को बहुत वर्स बनाने के कंडीशंस को हम एग्रावेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसका आंसर होगा क्योंकि बिकॉज इट इज ए ऑपोजिट वर्ड टू दी मिटिगेट, ठीक है। फिर अगर हम एट्थ ऑप्शन की बात करें तो एट ऑप्शन में वो बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये इसका तो सिंपल सी बात है, ये लॉन्गिट्यूड होगा, लैटिट्यूड का उल्टा जो होता है, क्योंकि ये सब नहीं होगा। फ्रेजिलिटी मतलब क्वालिटी ऑफ इजीली ब्रोकन, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, आप जानते हो। ऑपरेशन मतलब क्रुएल्टी की तरह से ट्रीटमेंट करना, ठीक है। नाइन्थ जो था वो था सिलेक्ट द पेयर व्हिच शोज दैट सेम रिलेशन विद द ओशन एंड सलाइन, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हनी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बी, ठीक है। जो मधुमक्खी होते हैं वो शहद पैदा करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्या है, रेन ब्रिंग्स द फ्रेश एनवायरनमेंट, ठीक है। रेन होने से एनवायरनमेंट फ्रेश हो जाता है। रोज इज रेड इन कलर, तो रोज का जो रेड होना वो उसकी एक तरीके से प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि रोज जो है वो रेड इन कलर है। हेवन का सिनोनिम ही पैराडाइज होता है। तो आप ओशन का सिनोनिम पैराडाइज, जैसे ओशन का सिनोनिम सलाइन नहीं हो सकता है, तो ओशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो सलाइन होती है। तो रोज की रेड होना प्रॉपर्टी है, ओशन का सलाइन होना उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से ये दोनों मैच करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से आप सोच के एक बार कॉन्फिडेंट होकर ही आंसर लगाएं, ऐसे कुछ भी आंसर ना लगा दें, ठीक है। कोरिलेट करें और अच्छे से आंसर लगा के आए एग्जाम में। नाउ द रीजनिंग पार्ट, ठीक है। इसके बाद तो हमारा इंग्लिश पार्ट खत्म हुआ, इसके बाद हम रीजनिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। तो रीजनिंग पार्ट में जो क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो, ये क्या बता रहा है कि चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स इन द ब्लैंक्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज ए होल। सो पहला सेंटेंस जो बोल रहा है कि इफ यू डोंट fill in the blanks all your money expenses would exceeds your income, ओके। तो इसमें इसने चार ऑप्शन दिया है, इकोनोमाइज, स्पेंड, सेव, स्पलरस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें जो चार ऑप्शन है उसमें वो पहला सेंटेंस में आप समझ लो, ये बोल रहा है कि अगर आप कुछ ऐसा चीज नहीं करोगे कि आपका मंथली का जो खर्चा है वो आपके इनकम से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सेव करते हो, ठीक है, पैसा, तो वो तो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो इफ यू डोंट, यहाँ पे इफ यू डोंट लगा, तो इफ यू डोंट सेव नहीं होगा, क्योंकि आप सेव करने से तो मनी पूरा का पूरा बचेगा ही, वो मंथली एक्सपेंसेस वहां पे कहीं जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो इसलिए पहला जो सेव ऑप्शन उसको मैंने कट कर दिया है यहाँ पे,
ठीक है। फिर बात करते हैं स्पेंड। स्पेंड तो होगा ही नहीं, स्पेंड ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर आता है ये वाला वर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, इसको जानने की जरूरत थी, दैट इज स्पलरज। तो स्पलरज का मीनिंग होता है कि एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी फ्रीली। इससे भी करोगे तो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस जाएगा। तो यहाँ पे बोला है डोंट, ठीक है। डोंट मतलब कि आपको करना है, तो डोंट, इफ यू डोंट का मीनिंग है कि आपको करना है। तो क्या करना है, आपको इकोनोमाइज करना है, ठीक है। आपकी इकोनॉमी को आप स्ट्रेटेजाइज करोगे कि किस तरीके से मंथली एक्सपेंसेस जो है वो आपका एक्सीड ना करे आपके इनकम को, ठीक है। तो ये आपका आंसर था, इसलिए इकोनोमाइज, ठीक है। फिर बात करते हैं रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, हार्दिक हु इज शॉर्टर देन सुशील, नीजा इज टॉलर देन हरी बट शॉर्टर देन हार्दिक, एंड सुशील इज शॉर्टर देन रोशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको सिंपल सा बनाना है एक डायग्राम, ठीक है, जिस डायग्राम से आप तुरंत आंसर कर दोगे। तो 11 नंबर के लिए मैंने क्या डायग्राम बनाया, देखो सबसे पहले उसने दिया था रोशन इज टॉलर देन हार्दिक। तो रोशन को मैंने यहाँ पे एक एरो मार्क दिया ऊपर और हार्दिक लिख दिया, ठीक है। आर रिप्रेजेंट करता है रोशन, एच के रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा हार्दिक, ठीक है। अब बोला है कि हार्दिक जो है वो छोटा है किससे, सुशील से छोटा है, ठीक है, वो सुशील से छोटा है। और आप लास्ट में देखो कि सुशील जो है वो रोशन से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सुशील ग्रेटर देन हार्दिक, ये तो हो ही गया। तो पहला जो 3 स्टेटमेंट है और लास्ट का स्टेटमेंट है वो मिला के ये कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर उसने क्या बोला है कि नीजा इज टॉलर देन हैरी, नीजा जो है टॉलर देन एच वाई, नीजा इज टॉलर देन हैरी, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बोलता है कि हार्दिक से बट वो छोटा है, तो हार्दिक क्या है, नीजा से बड़ा है, तो हार्दिक ऑब्वियसली नीजा से बड़ा होगा। फिर तुम्हारा किससे बड़ा होगा, ये हैरी से बड़ा होगा। तो रोशन इज टॉलर देन सुशील, सुशील इज टॉलर देन हार्दिक, हार्दिक इज टॉलर देन नीजा, नीजा इज टॉलर देन हैरी। इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपका बैठ गया है। तो ये डायग्राम बनाओ, ठीक है, एरो मार्क वाले आपके डायग्राम्स बनाओ तो आपका तुरंत आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर जो था दैट वाज रोशन। देखो ट्रिक समझा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो आपके एग्जाम्स में काम आएगी, ठीक है। फिर आता है बात कि इफ एक्नी इज कोडेड एज 3 7 29 11, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। कभी भी आप सोचो अल्फाबेट का अगर क्वेश्चन आता है, दिस इज अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो सबसे पहला नियम जो है, यू शुड राइट ए टू जेड और उनकी फिर नंबरिंग कर दो। रिवर्स नंबरिंग कर सकते हो, रिवर्स नंबरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कर दो पहले, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्नी, तो एक्नी का ए जो है वो पोजीशन 1 कवर कर रहा है, बट उसका जो कोडेड है वो 3 दिया है। तो 3 कैसे बनेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 3, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि सी जो है सेकंड वर्ड है, उसका कोड जो दिया है 7 दिया है, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 7, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे देखा कि एन जो दिया है वो 29 दिया है, तो 2 इंटू 14 प्लस 1 29, ठीक है। फिर आपका दिया है यहाँ पे ई, तो ई क्या है, 5 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 11। तो इस तरीके से हमने कोडिंग को बड़े अच्छे से डिकोड कर दिया, क्योंकि आपने इस चीज को लिख लिया था ए टू जेड, तभी आपने इसको बना पाए। तो इसलिए आपका पहला काम है कि ए टू जेड आप अच्छे से लिखो, फिर आपको इसको डिकोड करो, ओके। तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा नियम ही है, यहाँ किसी तरीके का भी क्वेश्चन है आप इसी तरीके से इसको लिखने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट जो बॉयल का आंसर होगा वो सिस्टमेटिकली ऐसे ही बनाओगे, बी इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 5, ठीक है। आपका ओ जो है 15 इंटू 2 प्लस 1 31, एंड आई इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 19, एंड एल इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 1 25। तो इसमें हुआ क्या, इसमें 2 इंटू अल्फाबेट पोजिशन प्लस 1, यही आपका सीक्वेंस था। तो इसका आंसर इस वजह से 5 31 19 25 आया समझ में। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बता रहा है, 12 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया। अब 13 बोलता है कि रैट रन्स 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। रैट को मैंने 20 मीटर ईस्ट की तरफ रन करवाया, ठीक है। फिर वो टर्न राइट के 10 सेंटीमीटर, टर्न राइट 10 सेंटीमीटर, फिर टर्न राइट 9 मीटर, फिर अगेन टर्न लेफ्ट 5 मीटर, ठीक है। फिर देन टर्न लेफ्ट 12 मीटर, फिर देन फाइनली रिटर्न्स टू 6 मीटर लेफ्ट रन किया। तो आपका जो फाइनल डायरेक्शन है आप देखो किस तरफ हो रहा है, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि यही आपका नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। तो ये मूव किसकी तरफ कर रहा है, नॉर्थ की तरफ कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो होगा यहाँ पे नॉर्थ होगा। आई होप कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बट यू हैव टू सी
योर कैपेबिलिटी हाउ टू आंसर इट। तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखो, ठीक है, जजमेंट करना सीखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जाता है, और फिर क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सबक है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन अटेंड करोगे फर्स्ट पार्ट ए का, ठीक है। पार्ट ए का क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो यू हैव टू अटेंड लाइक दिस, ठीक है। सीयूसेट का एग्जाम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे ही आ रखे हैं, तो इस वजह से आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो इसी फॉर्म में होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए। तो इसलिए वीडियो बनाया गया है। आई होप कि आप एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। ओके, हैव ए नाइस डे।